नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सो ये सारे तिलचट्टे सिर पर पैर रख करके कहाँ भाग खड़े हुए। जैसे ही पुलिस का एक्शन हुआ और उससे पहले तो उन्होंने गदर काटने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस का एक्शन हुआ और उससे पहले वीरेंद्र जी जरा उधर बंद कर दीजिएगा। जी जी, वो फोन पे तो जैसे ही एक्शन शुरू हुआ ये लोग सिर पर पैर रख करके भाग खड़े हुए। लेकिन उससे पहले वो सब काम हमने आपने टीवी के पर्दों पर देखे जो जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे। पत्थरबाजी, अराजकता, पुलिस फोर्स को निशाना बनाया जाना, बैरिकेड तोड़ना, संसद में घुसने की कोशिश करना। और अगर पुलिस प्रशासन सतर्क ना होते तो शायद आज ये वही दोहराने वाले थे जो अमेरिकी संसद में हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद उनके समर्थकों के नाम पर एक अनियंत्रित हुजूम वहां की पार्लियामेंट में पहुंच गया था, कैपिटल हिल जिसको बोलते हैं, और वहां जाकर के उसने बहुत बड़ी तोड़फोड़ की थी, कब्जा कर लिया था। वैसा ही कुछ वातावरण यहाँ क्रिएट करने की कोशिश हुई थी। और इस सब के पीछे कौन है, ये तो उसी समय सामने आ गया जब जंतर मंतर पर जाकर के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी बैठ गए। और ये लोग मार्च में भी शामिल थे। कम से कम मनीष सिसोदिया का तो वीडियो सामने आ ही गया है। ये अभिजीत दीप के कहाँ गायब हो गया जब संसद मार्च शुरू हुआ, किसी को पता नहीं। शुरू में इनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि पुलिस ने उठा लिया है, लेकिन बाद में इन्होंने सफाई दी कि नहीं, पुलिस ने नहीं उठाया है, वो कहीं दूसरी जगह हैं, सुरक्षित हैं। तो ये जो अराजकता फैलाने की कोशिश आज दिल्ली में हुई, पार्लियामेंट पर हुई, जरा इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके बाद से लगातार विपक्षी दलों के लिए ये एक शगल बन गया है। अखिलेश यादव से लेकर के तमाम लोगों की बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणियां आई हैं और गैर जिम्मेदाराना तरीके से बातें की जा रही हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो वीरेंद्र जी, ये तमाशा भी आखिरकार हमने देख लिया, और इसके बाद जब इनको शायद अंदाजा नहीं होता है कि आप अराजक होंगे, तो पुलिस कहाँ कहाँ तक पहुंच सकती है और क्या क्या कर सकती है, इसका अंदाजा इनको नहीं था। कार का ही इतिहास देखें 2014 से अब तक, पिछले 12 साल से कुछ महीने अधिक का, तो इसमें इन लोगों ने जिस गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया और बिल्कुल मजाक बना दिया था एक जन आंदोलन को, और गांधीवाद, अनशन सत्याग्रह, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इन्होंने गांधी का भी मजाक बनाया। और इन और ये केवल आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी बन के रह गए, और इनके पास कोई क्या दिशा है, क्या लाइन लेंथ है, क्या करना है, क्या टारगेट है, क्या 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 कहना चाहते हो, ये अंत तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आंदोलन जो है नीट एग्जामिनेशन में सो कॉल्ड धांधली को लेकर के हो रहा है, और वहां पे गाली भगवान राम को दी जा रही है। भगवान राम को सीता का पति कहा जा रहा है। वहां पे भगवान राम की तुलना मुकेश अंबानी से की जा रही है, कहा जा रहा है नीता का पति का क्या होगा। और वहां पे जो बरसा के स्वामी प्रेमानंद जी महाराज है, उनको गाली दी जा रही है। भाई, प्रेमानंद महाराज जी तो जो है राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो तो कभी वो हर एक से मिल लेते हैं जो भी उनके पास जाता है, उसमें नेता भी हैं। उनसे मिलने भी हाल में अखिलेश यादव भी गए थे अपनी पत्नी डिंपल के साथ, तो उनसे भी मिल लेते हैं। उन उनके पास विराट कोहली भी जाते हैं, उनसे भी मिल लेते हैं।
लेकिन वो बातें हमेशा धर्म और अध्यात्म की ही करते हैं। कभी वो ये किसी को नहीं बताते कि आपको चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए और किस दल में रहना चाहिए। तो उनको गाली क्यों दी गई? और जो कुणाल आमरा क्या नाम है, जो आपका स्टैंड अलोन जो आपका सटायरिस्ट है, कॉमेडियन है, उसने तो बहुत ही भद्दी बातें की हैं। आज उसको सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने नोटिस भेजा है कि आपने सनातन धर्म के ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी की है। आरएसएस को गाली दी गई है, ब्राह्मणवाद से आजादी को गाली दी गई है, ब्राह्मण जाति को जो है उसमें टारगेट किया गया है। अब उसमें जाति कहाँ से आ गई? वहां 40 साल पुराना बहुजन समाज पार्टी का नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते झाड़, ये भी दोहराया गया। वे करना क्या चाहते थे? ये तो प्रॉक्सी है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी जो है हाल तक दिल्ली में सत्ता में रही है, फरवरी 2025 तक। अभी 1.5 साल पहले सत्ता के बाहर हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर सत्ता के बाहर हो गई है तो वो 2-4 हजार लोगों को दिल्ली में इकट्ठा नहीं कर सकती। कर लिया उन्होंने। लेकिन अल्टीमेटली आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्या था? आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? उसने अचीव क्या किया? वो ये लोग भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत तपे हुए नेता हैं। इन लोगों ने 10 साल सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के षड्यंत्रों को झेला है। क्या क्या नहीं किया गया कि कैसे जो है, जो होम डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी आरएस मानी ने अभी हाल में अपने इंटरव्यू में कहा है कि केंद्र सरकार का सीधा निर्देश था कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी, सफेद दाढ़ी माने नरेंद्र मोदी, काली दाढ़ी माने अमित शाह, इनको जेल भेजना है। और शिंदे गृह मंत्री थे, लेकिन असली गृह मंत्रालय चला रहे थे दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह षड्यंत्रों की ज्वालामुखी को झेल के निकले हैं। आप इनको जो है ये सस्ते बुद्धि तरीकों से आप इनको झुका लेंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है इनको। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है किसी आंदोलन की डे वन से मैसेजिंग क्या है, कहना क्या चाहते हैं आप। तो कुल मिलाकर के वहां दिखाई ये पड़ा कि जितने जिहादी थे दाढ़ी वाले, वो वहां सबको खाना खिला रहे थे, सबको भोजन करवा रहे थे। और मैंने देखा सोशल मीडिया साइट्स पे बाकायदा जो है इस्लामी संगठनों से अपील की जा रही थी कि भाई इस काम के लिए आगे आए, सहयोग दें, चंदा दें। ये सब चल रहा था। और यही सारा ड्रामा आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले 2011-12 में अन्ना हजारे दिल्ली में कर चुके हैं, रामलीला मैदान में, सबको पता है। और किस तरीके से अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली और कट्टर ईमानदार बन गया। 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहा और दिल्ली के बल पर उसने पंजाब की सत्ता भी हथिया ली। 5 साल से उसकी सरकार है वहां पर। अगले साल वहां पे फरवरी मार्च में चुनाव है, वो बाहर हो जाएगी। यहाँ मैं एक बात याद ये दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस तरह के आंदोलनों से कैसे निपटती है। कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं। याद करिए मणिपुर की जो है आपका इरोम चारू शर्मिला, वो 2000 से लेकर के से लगभग अगस्त 2016 तक 16 साल वो उन्होंने अनशन किया। सरकार ने उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और उनकी नेजल फीडिंग होती रही। अंत में वो चुनाव लड़ी और उनको मणिपुर में केवल 90 वोट मिले थे। और अब वो मणिपुर छोड़ करके बेंगलोर में बस गई है। और उनकी मांग क्या थी कि अप्सा को हटाओ, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाया जाए। और जाहिर है कि जब तक वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन में सुधार नहीं आता है, सरकार इस एक्ट को नहीं हटा सकती। नागालैंड से हटा लिया गया और आसाम के कई इलाकों में हटा लिया गया, इवन कश्मीर में हटा लिया गया। लेकिन मणिपुर की स्थिति क्या है आप जानते हैं। किस तरीके से अमेरिकन एजेंसी और क्रिश्चियन मिशनरी उस इलाके को अस्थिर करने में लगी हुई हैं। अभी हाल में वहां पे सीआईए का एजेंट भी पकड़ा गया जो जेल में है, और वो भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। वो कह रहा है कि मुझे पिज्जा, पास्ता, चिकन, मटन और कौन सा ऑलिव ऑयल चाहिए भोजन में। इंडिया का खाना बहुत ही स्पाइसी होता है, बहुत ही ऑयली होता है, आई कांट डाइजेस्ट दैट। तो तो ये और मेरा अपना मानना है कि बंगाल के चुनाव से जो भयानक जो झटका लगा है अपोजिशन को और इंडी अलायंस को, बुरी तरह हारे हैं। और उसके बाद तमिलनाडु के चुनाव के बाद जिस तरीके से इंडी अलायंस को झटक दिया है डीएमके ने, और वो भी अलग हो गई है, तो इंडी अलायंस में कम से कम 40 एमपी की संख्या कम हो गई है। तो और अपोजिशन को इस चुनाव में कहीं कुछ नहीं मिला। और बस केवल जो है कांग्रेस को सांत्वना पुरस्कार के रूप में उसकी गठबंधन की सरकार बन गई केरल में। और आने वाले साल में
फरवरी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव होना है और फिर नवंबर में चुनाव होना है हिमाचल और गुजरात में। यानी 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है। और आज स्थिति ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो विपक्ष है, वो केवल सोशल मीडिया में और टीवी में है। वो ज़मीन पे कहीं नहीं है। और इस तरह के आंदोलन से 4-5 हज़ार, 10,000 लोगों को इकट्ठा करके, पुलिस पे पत्थरबाजी करके और हिंसा पैदा करके, सरकार को ब्लैकमेल करके झुकाने का प्रयास करके, कोई भी लंबी राजनीतिक लड़ाई भारत में नहीं लड़ी जा सकती। उसका कभी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। और अगर आप ये माँग करते हैं कि हमको जो है सरकार से मिल करके अपना माँग पत्र देना है, तो जेपी नड्डा या सरकार का कोई मंत्री आपसे 2 हफ्ते पहले भी मिल सकता था। लेकिन आपका टारगेट जो है ना तो नीट के एग्ज़ाम में जो भी गड़बड़ियाँ हुई, उसमें रिफ़ॉर्म करना, छात्रों के लिए कुछ राहत था। पूरे ब 22 दिन के आंदोलन में नीट गायब था। वहाँ पे जो है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा भी पहुँचे थे। वहाँ पे सीपीएम की नेता जो है वृंदा करात भी पहुँची थी, योगेंद्र यादव भी आए थे, प्रशांत भूषण भी आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी की स्वरा भास्कर भी आई थी जिन्होंने मुसलमान से शादी की है, वो भी आई थी और भी तमाम लोग पहुँचे थे। लेकिन एग्ज़ैक्ट मैसेज क्या देना चाहता है ये आंदोलन, ये बात हमको पूरे लगभग 3 हफ्ते हो गया हमको दिखाई नहीं पड़ी। और आज क्या हुआ? अब आज जो है जो जो कल तक आंदोलन के समर्थक थे, वो दीपके को जो है दोष दे रहे हैं कि भाई इसने जो है बहुत जल्दबाज़ी की, इसने ऐसा किया, वैसा किया। अभी ये भी खबर आई है जिस फ्लैट में वो रहता था दीपके, जो जंतर मंतर के पास ही है, उस फ्लैट से बियर की बोतलों का एक ज़खीरा बरामद हुआ है। एक तरफ आपका सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है और यहाँ बियर का सेवन हो रहा है। तो ये करना क्या चाहते थे? किसकी प्रॉक्सी थे? और सीधे बोस्टन से कैसे आए थे? और अमेरिका का जो भारत को अस्थिर करने में जो इंटरेस्ट है, जो हाथ है, ये कुछ छुपा नहीं है। स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस एड का जो है इसमें $100 मिलियन अमेरिका के इंडिया के इलेक्शन में खर्च हुआ, इंडिया में तमाम संस्थाओं को दिया गया और उसका परिणाम भी आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला 2024 के चुनाव में। तो ये केवल एक जो है ठहरे तालाब में एक कंकड़ फेंकने की कोशिश थी, कैसे भारत को जो है पॉलिटिकली अस्थिर किया जाए। अब आज खबर आई है कि अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ कल दिल्ली में किसानों की महापंचायत होगी। अरे भाई अभी इंडिया की अमेरिका से इंटरिम ट्रेड डील भी नहीं हुई है, कौन सी डील हो गई? तो यानी इनको जो है बस कड़ाहे को खौलाए रखना है, खटिया को हिलाते रहना है, इनको कोई ना कोई मुद्दे पर जो है बवाल करते रहना है ताकि ये मामला अभी तक 6 महीने तक गर्माओ, ताकि यूपी असेंबली चुनाव में कुछ अपोजिशन को इसका लाभ दिया जा सके। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला था। तब योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमने किसान आंदोलन के ज़रिए अखिलेश यादव के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने मजबूत पिच तैयार की थी। अखिलेश यादव उस पे बैटिंग नहीं कर पाए। तो आज फिर यही संदेह पैदा होता है कि क्या फिर उसी तरीके की पिच बनाई जा रही है और नीट केवल बहाना है। ये आज भी साबित हो गया और 20 दिन से चल रहा है ये। ये आपका ये मेडिकल कॉलेजेस में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो नीट होता है एनईईटी, वो इस आंदोलन का मुद्दा नहीं था, वो महज एक बहाना था, वो एक आड़ थी, वो एक इनको कोई आधार चाहिए था आंदोलन खड़ा करने का, वो इन्होंने किया। और सोनम वांगचुक के बारे में लोग पता ही है कि इसकी पत्नी अमेरिकन सिटीजन है, इंडिया की नागरिक भी नहीं है। सोनम वांगचुक जो है मोहम्मद यूनुस का बहुत बड़ा दोस्त है, जो 1.5 साल से अधिक जो है बांग्लादेश का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसके समय कितना हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ये भी सबको पता है। कितने मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के घर जलाए गए, महिलाओं के संग रेप किया गया, क्या-क्या हुआ। ऐसे-ऐसे इनके दोस्त हैं, पाकिस्तान से उनके बड़े गहरे कनेक्शन हैं, उनके वीडियोज़ भरे हुए सोशल मीडिया पे कि वो इस्लामाबाद में क्लाइमेट चेंज की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो संदिग्ध बैकग्राउंड के लोग हैं, जो डीवियस बैकग्राउंड के लोग हैं, अगर वो इस तरीके के भारत के जन आंदोलन को लीड करने का प्रयास करेंगे, अब इनके पास जो है 100 मिलियन फॉलोवर है सोशल मीडिया अकाउंट पे।
अरे 100 मिलियन आपके फॉलोवर है तो आपके 10,000 लोग क्यों नहीं दिखाई पड़े पूरे 3 हफ्तों में? जब आपने इतना बवाल कर दिया, जब सोनम वांगचुक को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, तब जाकर के आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ हजार लोग वहां पैदा हुए, वहां इकट्ठा हुए। और कितनी वहां पे पत्थरबाजी की गई है आज प्रेस क्लब के पास, रायसीना रोड पर, कनॉट प्लेस पे, रेल भवन के पास। और इस तरह के आंदोलन जो होते हैं, जन आंदोलन जो होते हैं जो जनता की समस्याओं के लिए होते हैं, उस आंदोलन को किल करने का सबसे आत्मघाती तरीका होता है उसमें हिंसा करना। दो क्योंकि जब आप दो हिंसा करते हैं तो पुलिस को आपको दबाने का आधार मिल जाता है। दो बड़े सवाल हैं भट्ट साहब। नंबर एक, ये प्रॉक्सी चेहरे सामने ला करके एक छद्म तरीके से कि साहब नीट के परीक्षा पेपर आउट हो गए, फला के पेपर आउट हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिजाइन करें। मैं देख रहा था 80 के दशक से पेपर आउट हो रहे हैं, 90 के दशक में भी हुए, हाँ ये हाँ हाँ। ये 2014 से भी लंबी लिस्ट है, पेपर आउट हुए। किसी किसी ने आकर के तब के शिक्षा मंत्रियों से इस्तीफा मांगा? क्या हम ये मान लें कि ये हताश और निराश हो चुके हैं, कुंठित हो चुके हैं, चूंकि इनकी जमीन खिसक गई है, इनके कहने पर लोग अब इनकी सभाओं में आते नहीं हैं, इनके रोड शो में नहीं आते हैं, तो इसलिए इनको प्रॉक्सी की जरूरत पड़ रही है? कभी 13 महीने तक यहाँ किसानों के नाम पर जमावड़ा कराया जाता है, कभी शंभू बॉर्डर पर, कभी शाहीन बाग में, कभी कहीं और कभी कहीं। और दूसरा सवाल, ये राहुल गांधी भी, और अभी हाल जब हाल के कुछ घटनाएं हुई हैं उसके बाद से अरविंद केजरीवाल और कुछ दूसरे लोग भी जैन जी बहुत चिल्ला रहे हैं। और ये जैन जी शब्द सामने आया था जब नेपाल में तख्ता पलट हुआ था और हिंसा हुई थी। तो क्या इतने निराश हो गए हैं कि आप युवाओं को बरगलाएं, उकसाएं, भड़काएं, सड़कों पर लाएं और अराजकता फैलाने की कोशिश करें, और जब संसद का सत्र चल रहा है उसी दिन आप इस तरह का तमाशा यहां करवाएं? प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह इसका जवाब दिया है। उन्होंने संसद भवन के सामने सुबह अपने संदेश में अपने भाषण में क्या कहा है कि हैदराबाद की जिस कंपनी ने परसों, प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसमें सारे जो 1,000 से अधिक जो जो वहां पे वैज्ञानिक हैं, उनकी आयु 28 वर्ष से कम है और सब युवा हैं। उन्होंने ये भी कहा, युवा का मतलब वो नहीं है जो जो 56 साल के युवा हैं। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका अर्थ सब समझ ही गए थे। तो ये अब अरविंद केजरीवाल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक पार्टी ऐसी है जो एक जो है अरविंद की वो कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक ऐसी बेवा है भारतीय राजनीति की, एक ऐसी विधवा है कि इसको अपने अस्तित्व के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय ये कांग्रेस के लिए जोंक बन गए थे और ये जो है सत्ता का मजा भोगा इन्होंने। तो ये हमेशा किसी ना किसी तरीके से सत्ता प्रतिष्ठान में ये बताना चाहते कि हम नीति निर्धारक हैं। तो और ये ढपली गैंग के रूप में हमेशा सामने आता है। यहाँ भी ढपली गैंग वाले बहुत थे और ये नारा लगाता है आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, क्या क्या बोलता है वे। तो ये सारे प्रॉक्सीज थे। और कांग्रेस को, चूंकि राहुल गांधी को चूंकि दीप के सोशल मीडिया पे बहुत गालियां दे चुका है, और जब राहुल गांधी ने जब जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तब भी दीपके ने राहुल गांधी को बहुत गालियां दी थी। इसलिए राहुल गांधी तो वहां नहीं गए, लेकिन वहां पवन खेड़ा गए थे। और कांग्रेस ने अपनी दूरी बनाए रखी। और हालांकि ये लोग बयान देते रहे, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहे, और शायद ये कल उठाए भी मामला राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस खुल करके सामने नहीं आई, क्योंकि भाई उसका बैकग्राउंड जो है संदिग्ध था। तो अब ये जो है, ये और ये जो कहते हैं ना, एक कहावत है कि ऊंट की चोरी नेवरे नेवरे नहीं होती है। अगर ऊंट जो है 14 फीट का है, तो वो अपने पैर मोड़ के चलेगा तो वो 6 फीट का नहीं हो जाएगा, वो रहेगा 12-14 ही फीट का, या जितनी उसकी हाइट होती है 10 फीट होती है।
तो ये इस तरीके से राजनीति में बने रहने की जो प्रवृत्ति है, ये वही है ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। अगर विपक्ष जब तक जमीन पे नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी साल में 12 महीने उसके सैकड़ों संगठन है, संघ परिवार से कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और वो कहीं न कहीं सांस्कृतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर लोगों के दैनिक जीवन में लाखों लोगों से वो रोज़ जुड़े रहते हैं। हर जगह चीफ मिनिस्टर, हर जगह प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते और प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जैसा कम्युनिकेटर तो आज तक पीएम हुआ ही नहीं। और ये चाहे और इनके पास क्या तर्क है, वो भाई पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। भाई ये प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन है। वो अपने तरीके से लोगों से संवाद करते हैं, कर ही रहे हैं। मन की जो उनका कार्यक्रम मन की बात है, उसको करोड़ों लोगों ने सुना है और उस कार्यक्रम के ज़रिए नरेंद्र मोदी ने देश के लाखों लोगों को एक नई पहचान दी है। उनको देश का नायक बनाया है। उन छोटे-छोटे लोगों का जो गाँव में रहते हैं और बहुत ही छोटे साधन हैं उनके पास, उनको ला करके मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो पीएम का संवाद की अपनी शैली संवाद बना हुआ है। वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनकी नाराज़गी केवल ये है, वो पहला सवाल ये पूछेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी आप जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो गोधरा राइट्स के लिए क्या आप माफ़ी माँगेंगे? बस यही सवाल उन्हें पूछना है। और उन्हें एक स्कैंडल क्रिएट करना है, एक हॉरर क्रिएट करना है और एक उनको ब्रेकिंग न्यूज़ पैदा करनी है बस, और कुछ नहीं है उनको। तो और अब जो है लोगों ने देख लिया है कि अब खासकर जो टेलीविज़न है, ये जो है अब इसकी विश्वसनीयता लगातार गिर रही है। अब लोग इस पे भरोसा नहीं करते हैं, ये कुछ भी खबर चला देते हैं। एक चैनल खास तौर पे है जिसका हिंदी, अंग्रेज़ी भी है, वो जिनका मैं नाम ही ले लेता हूँ, राजेश सरदेसाई का, वो कैसे हीरो बना रहे हैं सिग्ने वांगचुक को और जबकि 2007 में 2006 में लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसको नोटिस जारी करके साफ-साफ कहा था कि आपकी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ के कारण भी हमारे संज्ञान में आई हैं। लेकिन अब सरकार को मालूम है, नरेंद्र मोदी वेटरन हो चुके हैं इस तरह के षड्यंत्रकारी आंदोलनों को झेलने के। भाई ठीक है, आओ तुमको समस्या है, आके धरना दो, बैठो। जब ये दिल्ली लैंड किया था पिछले महीने, तब इसको ये उम्मीद थी कि दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देगी और हम संसद मार्ग थाने में जाके हंगामा खड़ा करेंगे, बड़ी खबर बनेगी। दिल्ली पुलिस ने उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे ही जो है परमिशन थमा दिया और आपने एक बात देखी होगी, यूरोप, अमेरिका मीडिया भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद था इसको रिपोर्ट करने के लिए। अल जज़ीरा ऐसे थर्ड रेट चैनल में भी ये खबर चल रही थी। तो इससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि यूरोप और अमेरिका का भी बहुत गहरा इंटरेस्ट है कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, 12 साल से उनकी प्रयास कर रहे हैं। उनकी तो आंखें तरस गई हैं इस तरह की अराजकता भारत में देखने के लिए, जैसी अराजकता हाँ, श्रीलंका में हुई, पाकिस्तान में हुई, हाँ, बांग्लादेश में नेपाल में हुई हुई। और नेपाल में हुई। तो वो तो उनकी तो हुँ, आंखें तरस रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इनकी 3 मांगे सामने आई हैं जो जेपी नड्डा को इन्होंने पत्र दिया है। पहला, ये कह रहे हैं सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। कहाँ वो जेल में है क्या या हवालात में है क्या? वो तो अस्पताल में है, वो तो इलाज के लिए वहां भेजे गए हैं। तो रिहाई का क्या मतलब है? कोई हिरासत में तो है नहीं। उनकी सुरक्षा के लिए वहां पुलिस बल लगाया गया है और अस्पताल एक सेंसिटिव जगह होती है, वहां नेताओं का जमावड़ा लगे, उससे निषेध रखा गया है चीजों को। ये वहां जाकर के धमैया मचाएंगे उनसे सलाह मशवरे के नाम पर, तो उसको निषेध किया गया है। दूसरी मांग इनकी है कि साहब, जो छात्र मरे हैं या जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ दिया जाए। और तीसरी अहम, सबसे अहम, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो। मेरे विचार से तो ये रेजिग्नेशन हो भी चुका होता भट्ट साहब। ये केवल इनके धमाल की वजह से, बवाल की वजह से और यहाँ मोर्चा लगाने और आज जो संसद पर जाकर के इन्होंने करने की कोशिश की, अब तो नहीं होगा।
देखिए, मोदी गवर्नमेंट का ये 13वां साल है और अब तक केवल एक ही मंत्री का इस्तीफा हुआ है, जो विदेश राज्य मंत्री थे एमजे अकबर। और वो भी जब उनके निजी चरित्र पर आक्षेप लगा था, जो मी टू कैंपेन थी, उसमें इस्तीफा हुआ है। वरना पिछले 12 साल से अधिक के कार्यकाल में एक भी मंत्री का किसी भी कारण से, किसी विवाद के कारण इस्तीफा नहीं हुआ है। और अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने का प्रश्न ही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जो इनकी समस्या है, वो नीट एग्जामिनेशन नहीं है। भारत में शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जो एजुकेशन सेक्टर की जो 3 रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एक टीचर्स एजुकेशन, जो 3 हैं, इन तीनों को मर्ज करके एक नया आयोग बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है, जो वैदिक ज्ञान है, जो हमारा 1000 साल की गुलामी में दब गया है, उसमें शोध के लिए और उसके उद्धार के लिए, रिवाइवल के लिए लगभग 400 योजनाओं पे इस समय शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है। तो इससे जो नेहरू के जमाने से शिक्षा के तंत्र में जो वामपंथी जिहादी और क्रिश्चियन मिशनरीज का जो कब्जा है, वो हिल जाएगा। समस्या ये है इस समय धर्मेंद्र प्रधान से कि जो शिक्षा के क्षेत्र में माइनॉरिटी को जो आर्टिकल 25 से 30 के बीच में शिक्षा के नाम पर जो छूट मिली हुई है, और जिस तरीके से उसमें देश के लोगों को देश की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति से काटा जा रहा है, उस पे कर्ब लगाने के लिए और जो शिक्षा का भारतीकरण हो रहा है, वो ज्यादा बड़ी चुनौती है। नीट तो केवल बहाना है। और नीट के एग्जाम में पेपर लीक हुआ, कुछ छात्रों ने आत्महत्या की, इससे ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। लॉस ऑफ ए यंग लाइफ इज वेरी ट्रेजिक, देयर कैन बी नो टू ओपिनियन अबाउट दैट, कभी उसमें दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन वो दुखद है। लेकिन नीट केवल बहाना है, और 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 इनका निशाना कहीं और है। और अब ये सीधे-सीधे तौर पर, और सरकार शिक्षा मंत्रालय में जो सुधार और जो परिवर्तन और जो बदलाव ला रही है, वो सारी नीतियाँ कानून सम्मत हैं, संविधान सम्मत हैं, सीधे उनका विरोध करना संभव नहीं है। तो चलो, तो ये क्या नाम, नीट को ले आओ। और जबकि नीट का एग्जाम कैंसल हुआ, नीट का एग्जाम दोबारा हो गया, उसके परिणाम आ भी गए, और अगले शायद 1 महीने के समय के अंदर उसमें सबकी छात्रों की काउंसलिंग भी हो जाएगी, और छात्रों का एडमिशन भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दैट इश्यू इज नाउ सेटल्ड। लेकिन ये उसको केवल जिंदा इसलिए रखना चाहते हैं कि उनको लगातार धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट करना है, किसी ना किसी मुद्दे पे करते रहना है, और जिन नीतियों पे, जिन नई पॉलिसीज पे उनका मंत्रालय काम कर रहा है, उसको रोकना है। कुल ये मामला है, और कुछ नहीं है। और आप देखिएगा कि कल से संसद का विधिवत सत्र प्रारंभ हो रहा है, और इसमें कई जो है आने वाले हैं विधेयक। वंदे मातरम को जो है नेशनल फ्लैग इंसल्ट एक्ट से जोड़ा जा रहा है, इसका विरोध कर रही है कांग्रेस। और जो ये जो डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो बिल है, वो भी आ रहा है, जिसमें उसको जोड़ दिया जाएगा आधार से, और ये जो आपकी वोटर लिस्ट से जोड़ दिया जाएगा, तो वोटर लिस्ट में ऑटोमेटिक अपडेशन होता रहेगा। ये सब भी आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण आना है 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत होना है डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण। और अब कांग्रेस की समस्या क्या है? अब तो सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नॉर्थ और साउथ की सीटों में कोई बदलाव नहीं आएगा। हर राज्य में जो वर्तमान सीटों की संख्या लोकसभा की है, उसमें 50% बढ़ोतरी होगी, यूपी में भी, तमिलनाडु में भी। तो अब उससे उनको परेशानी हो रही है। आज कांग्रेस के जो वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम, उनका बेटा लोकसभा का मेंबर है, वो कह रहा है कि अभी तो 550 मेंबर हैं, वो हमको बोलने का मौका नहीं मिलता। अगर 850 हो जाएंगे तो हमको बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उनके पास कोई तर्क नहीं है कि इस बिल का विरोध कैसे करें। और मेरा मानना है कि अगर सरकार जो है 2/3 बहुमत जुटाने के बहुत करीब है, तो यदि सरकार 2/3 बहुमत जुटा लिया, तो ये बिल अब की बार आपको सदन के एजेंडे में मिलेगा और सदन में पेश होगा। अगर ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसका मतलब सरकार अभी बहुमत नहीं जुटा पाई।
बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी, आज खुफिया तंत्र फेल हुआ, पुलिस इनको रोक पाने में नाकाम रही। क्या हमारा खुफिया तंत्र ये भांपने में नाकाम रहा कि ये कितनी संख्या में वहां जुटने वाले हैं, और इनको रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये पार्लियामेंट के काफी नजदीक तक पहुंच गए थे, पुलिस बल को संसद के भीतर भी मोर्चा लेना पड़ा। एक गाड़ी के दूसरी तरफ 3 बंदूकधारी पोजीशन लिए हुए खड़े थे, और बाहर भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा, और ये काफी नजदीक पहुंच गए थे, जो बहुत खतरनाक स्थितियां हो सकती थी। और संभवतः इन सारी चीजों को देखते हुए ही गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी तलब किया। गृह मंत्री ने नहीं, गृह सचिव ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी तलब किया। इसके अलावा आईबी के प्रमुख को भी वहां बुलाया। देखिए, एक बात तो है कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर एक ऐसी चीज है जो कभी ब्लैक एंड व्हाइट में कभी स्टैब्लिश नहीं होती। लेकिन एक बात तो ये है कि पुलिस को ये आकलन, तो ये अंदाजा पूरा था कि ये लोग हिंसा को पुलिस को टफ एक्शन लेने को मजबूर करेंगे। दे वांट कि पुलिस जो है केवल केवल लाठी ना चलाए, टीयर गैस शेल चलाए और गोली चलाए। तो ये तैयारी तो उनकी थी, क्योंकि न्यू दिल्ली के एरिया में मुझे याद नहीं पड़ता कि कब ऐसी पत्थरबाजी हुई थी। मैंने कभी नहीं सुना आज तक। मैं भी दिल्ली में रहा हूं बहुत दिन। और कनॉट प्लेस में जिस तरीके से जो गाड़ियां खड़ी थी अपने पार्किंग स्थल पे, उनको तोड़ा गया। एक आदमी तो एक गाड़ी के ऊपर कूद कूद के उसके बोनट के ऊपर कूद रहा था, उसका विंड स्क्रीन तोड़ रहा था, पत्थर मारे जा रहे थे। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि उस इलाके में इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कहाँ से मिल गए इनको? क्या लेके आए थे क्या? और उसके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, उसके आसपास कहीं सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इतने पत्थर कहाँ से आ गए? ये बड़ी चिंता का विषय है, ये जांच का विषय है, ये पत्थर कहाँ से आए? और दूसरी बात, मुझे पूरे इस घटनाक्रम में कहीं पर भी ड्रोन के द्वारा सर्विलेंस होता मैंने नहीं देखा। हुआ होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन जो टेलीविजन स्क्रीन पे जो मैंने देखा, आपने कहीं देखा कि ड्रोन से सर्विलांस हो रहा है? मैंने तो नहीं देखा। ये कई दिन से चल रही है वहां प्रैक्टिस, ड्रोन से अच्छा, आसपास के चित्र अच्छा। लिए जा रहे नहीं थे, तो वीडियो में। ये पत्थर कहाँ से आ गए? ये बड़ी जांच का विषय है। क्योंकि पत्थर से जो है आप जो है जहां आप खड़े हैं वहां से 50-100 मीटर भी आप जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, कमोशन क्रिएट कर सकते हैं। लोगों में ये भय पैदा हो सकता है कि यहाँ स्थितियां बिगड़ रही हैं, भगदड़ मच जाएगी, लोग भागने लगेंगे, तो स्थिति बिगड़ सकती है और उससे हिंसा भड़क सकती है। अगर लोगों में डर फैल गया कि यहाँ पे हिंसा होने वाली है, पत्थर आ रहे हैं, तो स्थिति किसी दिशा में मुड़ सकती है, जो मैंने देखा है अपने एज ए रिपोर्टर पिछले 35-40 सालों में। तो ये ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है कि पत्थर कहाँ से आए? क्या लेके आए थे क्या वो लोग पहले से? और यूपी में जब कभी कोई जुलूस निकलता है, तो पुलिस हर शहर में सर्विलांस से वो ड्रोन सर्विलांस करती है, और छतों पे देखा जाता है कहीं पत्थर तो नहीं इकट्ठा है। और यूपी में बहुत सारे शहरों में ये जब ड्रोन से सर्विलांस हुआ, पत्थर पकड़े गए और लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ, बड़ी संख्या में लोग अरेस्ट हुए हैं। ये लखनऊ में भी हुआ है, बिजनौर में भी हुआ है, और भी अन्य शहरों में हुआ है। तो ये पत्थर वाला जो मामला है, ये बहुत चिंता की बात है कि इससे जो है आप एकदम समाज में वो उस आसपास के इलाके में बहुत लोगों में डर पैदा कर सकते हैं, अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, और वहां भगदड़ मचा सकते हैं। ये बड़ी चिंता इससे ये है। जी। संसद सत्र के पहले ही दिन हिंसक प्रदर्शन करके पार्लियामेंट परिसर में एक क्योस की स्थिति फिर से पैदा करने की कोशिश हुई है। इससे पता चलता है वीरेन जी कि राज्य दर राज्य लगातार चुनाव हारते रहने के बाद अब विपक्षी दल
बेहद कुंठित हो चुके हैं, आपक हो चुके हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को भी अपमानित कर सकते हैं। उसकी जो गरिमा और मर्यादा है, उसको भी खंडित करने की कोशिश कर सकते हैं। और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि अगर ये अराजकता हुई है, तो उसको डिफेंड करने की कोशिश इकोसिस्टम भी कर रहा है। रवीश वगैरह को देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि पुलिस वाले पत्थर फेंकते हुए, ईंट फेंकते हुए देखे जा रहे हैं। उनको पुलिस के किसी जवान के द्वारा फेंकी गई कोई ईंट दिखाई दे रही है, इनके द्वारा की गई पत्थरबाजी दिखाई नहीं दे रही है। एक और किसी नेता ने कहा है, वो कहा है प्रियंका वाड्रा ने, कि ये हमारे बच्चे हैं, इन पर आंसू गैस के गोले छोड़ना ठीक नहीं है। अगर कोई अराजकता करेगा, अगर कोई संसद पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, तो क्यों नहीं उस पर आंसू गैस का प्रयोग होगा और क्यों नहीं लाठीचार्ज होगा। अरे इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, उनको चोट आई है, उनके सिर फट गए हैं, लोगों ने देखा नहीं उनके सिर से खून बह रहा था। और हाँ, पुलिस केवल और पीटने के लिए है क्या? पुलिस पीटने के लिए है क्या? देखिए, एक बात बहुत साफ हो गई है। अब बीजेपी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं। 2024 में इनको लगा था कि अब हमने बीजेपी सरकार को बहुमत से रोक दिया है, अब इस सरकार को तो हम निपट लेंगे, गिरा लेंगे। याद करिए जुलाई अगस्त में 2024 में क्या कहते थे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी का मनोबल टूट गया है, नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अस्थिर है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने बाउंस बैक किया, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और फिर आसाम और बंगाल का जैसे चुनाव जीता, तो अब एक बात साफ हो गई है कि विपक्ष का जमीन पे कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, धरातल पे कहीं है नहीं है। और ये सोशल मीडिया और टीवी चैनल के जरिए पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आप एक आध बड़े शहर में कुछ अराजक लोगों को इकट्ठा करके पत्थरबाजी करा करके, जो अब तक कश्मीर में होती थी, कश्मीर जैसी पत्थरबाजी करा करके आपको अगर लगता है, उनको अगर लगता है कि वो सरकार को झुका लेंगे, ब्लैकमेल कर लेंगे, तो आई थिंक दे आर हाईली मिस इन्फॉर्म्ड। उनको ये अंदाजा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इस तरह के आंदोलनों से निपटने का लंबा अनुभव है और उनके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि कैसे इससे कैसे निपटा जाता है। हाँ, इनकी ये जो कोशिश है कि ये पुलिस को मजबूर करें, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी ये कोशिश की गई थी। आपको याद होगा 2021 में 26 जनवरी के दिन लाल किले पे हमला किया गया था, तिरंगा उतार करके खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया था। उसमें बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले घायल हुए थे, दिल्ली पुलिस के जवान लाल किले में। और आईटीओ पर बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक किसान जो है ट्रैक्टर दौड़ा रहा था, ट्रैक्टर पलट गया था, उसमें उसकी मौत हो गई थी। और एक दिल्ली के पत्रकार ने ट्वीट किया कि उसकी मौत पुलिस की गोली चलने से हुई है। उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और अभी तक उसकी सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे चल रहा है। तो वही कोशिश, वही प्लेबुक यहाँ दोहराने का प्रयास हुआ था, ये पत्थरबाजी करके कि मामले को बढ़ाओ, हिंसा पैदा करो ताकि पुलिस गोली चलाए और हमको इंटरनेशनल लेवल पर विक्टिम कार्ड को खेलने का मौका मिले और फिर उससे हमें और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमें हमें मिलेगा। वो समर्थन क्या होता है उसके विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या क्या मिलता है। और अंत में एक निवेदन है आप सभी से, खास तौर से जो शोध के विषय होते हैं, जो अतीत की घटनाएं हैं, भारत विभाजन है, शिवसेना का विभाजन है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1993 1997 में जो हिंसा हुई थी, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अयोध्या, इसके अलावा कई दूसरे विषयों पर जो शोध हैं, डिटेल जानकारी है, मेरी वेबसाइट अब बनकर के तैयार हो गई है, उसके शोध सेक्शन में जाकर के आप इन विषयों पर सामग्री पढ़ सकते हैं। ये URL है omkarchaudhary.com और इस वेबसाइट पर जाकर के आप
उन चीजों को देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर जाकर के और आप अपनी राय मेरे वीडियोस पर भी दे सकते हैं। बाद में हम इसी वेबसाइट पर आपके कमेंट के लिए भी सेक्शन क्रिएट करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण गहन विवेचन के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।